उसे परमाणु कहते हैं। पहला नंबर तो एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, अब बताओ एक कागज में, कॉपी में कितने परमाणु होंगे? अनंत होंगे। अब बताओ उसके दो परमाणु की बात करो, कॉपी का ही दो परमाणु, अगर दोनों ही सही में सबसे छोटा छोटा कण है तो डाल्टन ने कहा एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में, भार में समान होता है। कागज के ही है तो दो के तोलोगे तो वही वजन होगा, दिखने में भी वही होगा। और तीसरा इसने बड़ा एकदम आसान बोला, विभिन्न तत्वों के परमाणु। अब बताओ एक लोहा के परमाणु ले लो, एक कागज के परमाणु ले लो, क्या लोहा वाला के वजन कागज वाला के वजन के बराबर होगा? इसने कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन थ्योरी हमें लगता है सबको क्लियर है। कौन भारी चीज बताया जिसमें कुछ मुड़ी ढूंढ के रखने वाला जाता है? पूछे डाल्टन वाला तो कहना समझ गए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से बना है, वह छोटा कण जिसको और टुकड़ा नहीं कर सके उसे परमाणु कहते। यह अविभाज्य होता है और विभाजित नहीं कर सकते। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार और भार में समान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। बोलो क्लियर सबका? अब महत्वपूर्ण चीज यहां पे हम लोग समझेंगे, डाल्टन ने थ्योरी जो दिया, अब इसके सभी थ्योरी गलत हो। जो आप तीनों सुने सब गलत था, लेकिन ऐसा डाल्टन पहली बार सोचा तो आप भी सोच रहे थे अभी। अब गलत क्या क्या हुआ वहीं से धीरे धीरे आपके भेद शुरू हुआ। डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते? परमाणु, एटम कहते। लेकिन यह क्या, आगे धीरे धीरे जब समय बढ़ते जाएगा तो एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन कहेंगे कि हम समझ गए कि छोटका जो खोज आया है उसके अंदर प्रोटॉन रहता है। लीजिए, ये छोटका के अंदर प्रोटॉन की बात हो। एक और विद्वान आए थॉमसन, और जे थॉमसन ने कहा कि तो हम भी समझ गए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, और जितना इस पर प्लस होता है उतना ही इस पर माइनस होता है, इसीलिए ये परमाणु एटम विद्युतीय उदासीन होता है। तुम्हें जान के फिर आश्चर्य लगे, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला थॉमसन, इसको खुद नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रहता कैसे। आसान थोड़े है, छोटका के अंदर ही सब बोल रहा है जो अभी तुमको बताया। चाकू से काटो, माइक्रोस्कोप से काटो, तब जो छोटका बचा ना, ये लोग कह रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बात समझो। थॉमसन से पूछा गया कि तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन रहता कैसे होगा, खोजे तो हो, बताओ कैसे रहता होगा छोटका के अंदर। तो थॉमसन ने पलम थ्योरी दी कि वैसे ही जैसे तरबूज के अंदर बीज रहता। ये कहा तरबूजा नहीं खाए हो, ये तरबूज के अंदर जैसे कहीं कहीं बीज फंसा रहता है, वैसे ही जो एटम है वो लगभग गोलाकार होता है, उतना छोटा कण लंबा नहीं हो, और वो गोलाकार के अंदर तरबूज के बीज जैसा इलेक्ट्रॉन फंसा। ये अपना सोचो, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला व्यक्ति का कितनी बहादुरी। थॉमसन ने ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता। आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने बताया? बोलो कोई लड़के, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान किस वैज्ञानिक ने बताया? एक तो नाम अच्छा आ रहा है, बोलो जल्दी फिर से। मिलिकन, वेरी गुड। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसका है तेल बूंद प्रयोग। इसने क्या बताया था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताया, विशिष्ट आवेश बताया। ये 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलम प्रति केजी, ये स्पेसिफिक चार्ज है, विशिष्ट आवेश है, जिसको Q by M कहते। इसका वैल्यू बताया उसने, ना स्पेशली Q बताया ना स्पेशली M बताया, लेकिन कहा कि भाग दोगे, दोनों को भाग दोगे तो इतना आएगा। कोई लड़का को ये भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ना Q पता है ना M पता है, तो भाग देके इतना आएगा, ये कैसे बता दे? ये बताया जा सकता है। अलग अलग दोनों कितना होगा ये बताना मुश्किल होगा। कैसे बता सकते हैं? कि जब डिटेल वाले बैच होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हल्का आपको समझा दें, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। न्यूटन ने कहा कि इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G गुना M1 गुना M2 बटा R²। तो यार कूलम ने कहा कि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R²। R² साफ लो। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे नीचे ले आओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G बराबर Q² बटे M²। स्क्वायर हटाओगे तो क्या मारोगे? रूट। तो Q by M मालूम हो जाएगा, अलग से Q कितना है, अलग से M कितना है, ये मालूम नहीं होगा। देखिए क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, ये पुट करोगे वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अलग से कितना है ये तुम नहीं बता सकते, और इसी चीज को पहली बार बताया कौन? मिलिकन। और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी चिंता क्या चल रही, छोटका के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कैसे? इस समय तक ईस्वी लगभग 1900 टच करने वाला है। ये लोग सब मिलकर 1886 87 का पेज आगे। ध्यान रखना न्यूट्रॉन 1932 में आएगा, चैडविक लगा, बहुत बाद का न्यूट्रॉन खोज। आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन का खोज कब है? 1932। अभी हम लोग 1900 ईस्वी पे चल रहे हैं, और उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद हमारे वैज्ञानिक टेंशन में है कि छोटका के अंदर रहता कैसे हो। तो उस समय सबसे एक प्रमुख वैज्ञानिक है 1911 में, इन्हीं का नाम है रदरफोर्ड, और ये एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और पहली बार 1911 में कैसे अंदर रहता है इसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। और यहां से रदरफोर्ड ठीक से सुनो, तब थोड़ा सा धीरे धीरे थ्योरी बढ़ते चला जाए, और जो लड़के इस पर ध्यान देते जाओगे उनको केमिस्ट्री धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट आपके केमिस्ट्री का आत्मा है, और इसी चीज को आप लोगों को समझना है। तो पहले हम लोग ध्यान दें रदरफोर्ड ने क्या किया। तो रदरफोर्ड के पास एक चैलेंज है कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है इसके अंदर कौन रहता? इलेक्ट्रॉन। और कौन रहता? प्रोटॉन। तो किसने आया? ये एक्सपेरिमेंट कब का है? 1911। कैसे रहता
आता है ई बताने का एक बहुत बड़ा चैलेंज। देखो धीरे धीरे आज जमाना और फास्ट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी छोटे छोटे कणों से बना है। क्या तुम जानते हो उस कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी छोटे छोटे कणों से बना है। उस कण को क्या कहते हैं? तो उस कण को कहते हैं क्वार्क। बात समझोगे? उसका नाम है क्वार्क। और क्वार्क भी कई तरह का है। क्वार्क डाउन, क्वार्क टॉप है, बॉटम है, उसके कई टाइप्स होंगे। लेकिन क्वार्क में भी जो चार्ज है e/3 -2e/3, डिटेल वाले में आपको ये भी चलेगा कि प्रोटॉन कितने क्वार्क से बना है, कितने अप कितने डाउन से बना है। लेकिन चूंकि अभी तक अच्छी बात यह है कि क्वार्क स्वतंत्र नहीं रह सकता। जब रहेगा तो 2 टॉप तो 4 बॉटम, या 1 टॉप तो 3 बॉटम कंबाइंड रहे। जिस समय अकेले क्वार्क का अस्तित्व हो जाएगा उस समय सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर क्वार्क हो जाएगा। अभी आपको क्वार्क तरफ ले जाकर के इधर हम छोड़ दे रहे हैं। अभी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो पदार्थ का अभी सबसे छोटा कण कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे। रदरफोर्ड एक बहुत बढ़िया काम किया। उसने स्वर्ण पत्थर लिया, सोना का पत्थर। मन में आ रहा होगा कि अमीर था क्या सर, एक ही बार सोना से चला चांदी उंदी लिया। तो आप जानते हो धातु में सबसे ज्यादा आघात वर्ध सोना होता है। सोना को पत्थर बनाना सबसे आसान है। इतना ज्यादा आघात वर्ध कोई धातु नहीं। और इसके लिए आघात वर्ध का जरूरत क्या है? क्योंकि इसने इस पर प्रहार के लिए अल्फा कण लिया, जिस पर पहले से ज्ञात है कि अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश होता है। इसे हीलियम प्लस प्लस से सूचित करते हैं। संकेतों पर गौर करो। हाइड्रोजन प्लस कभी भी लिखेंगे तो समझना कि प्रोटॉन है, लेकिन अगर हीलियम प्लस प्लस लिखेंगे तो समझना कि अल्फा। अल्फा, बीटा और गामा में बीटा और गामा इसकी वेधन क्षमता ज्यादा है। गामा का तो बहुत ज्यादा है, वो मोटे सिट से भी गामा पार हो सकता है। लेकिन अल्फा की वेधन क्षमता सबसे कम होती है, वो मोटे सिट से पार नहीं हो सकता। यानी अगर सोना का हम रख दें गोल्ड तो अल्फा पार नहीं करे। तो इसकी वेधन क्षमता कम होने के कारण इसने पत्थर बनाना जरूरी समझा और इसके लिए सोना दिया। और जब इन्होंने इस पर अल्फा कण का बौछार कराया तो पाया कि अधिकांश अल्फा स्वर्ण पत्थर से सीधे गुजरता है, कुछ न्यून कोण से, कुछ अधिक कोण से, और एक तो ऐसा है जो उसी पथ पर वापस हो जाता है। ये बहुत कुछ अंदर से बोल रहा है जिससे बात करने की जरूरत। कई लड़के इस एक्सपेरिमेंट को सोचता है कि क्या किया। तुम्हारे गांव में कोई मकान है और इसमें कई तल्ले हैं। कुछ आदमी को अंदर जाते देखते हैं, कितना आदमी रहता ही नहीं दिखाई देता, गेट कीपर अंदर घुसने नहीं देता। तो बताओ पुल पर बैठा हुआ कई रदरफोर्ड होगा, कई डाल्टन होगा, कई कुछ होगा, वो लोग आपस में बात करते रहता होगा कि सब रहता कैसे। और स्कूल में बहुत सारे बच्चे इन किए तो कोई लड़के जो स्कूल कभी नहीं गए, अनपढ़ है, वो अंदर सोचता होगा कि सब बैठता कैसे होगा, बहुत बच्चा निकल रहा। तो कोई समझाता होगा कि सबका क्लासरूम, इन लोग अलग अलग क्लास में डिवाइड। फिर जब कोचिंग में तुमको आते देखता होगा तो कहता होगा कि अलग अलग क्लास सेक्शन है, तो नहीं ये एक साथ रहता है। एक साथ इतना कैसे बैठता है? तो बेंच लगा होता है, कौन आगे बैठता है तो इसके लिए नियम अलग अलग सिस्टम चले, इसका एनर्जी लेवल कैसा है। तो वही चीज को अब पता तो है नहीं, सब अनुमान चल रहा। अब एक तरबूज थ्योरी चला। तो इसी में रदरफोर्ड एक जो पुल पर बैठा था वो क्या किया, आज हम सब बता देंगे कि कैसे अंदर रहता है। सब कहा कि कैसे बता दो, कहा चलो साथ। लिया 50-60 छोटा छोटा पत्थर और पत्थर लेके कहा चलो पीछे, आगे तो गार्ड हल्ला करेगा। कहा कि फायदा, कहा अब देखो ये लो एक पत्थर, सबसे ऊपर का तल्ला, दूसरा का रूम, तीसरा का रूम, अगला तल्ला, अगला तल्ला, कोई देखने तक नहीं आया। तो कहा कि नोट करो इस फ्लैट का अधिकांश रूम खाली है। बोले तुम देख कैसे लिया? कहा कि पत्थर फेंके, कोई देखने तक नहीं आ रहा, मतलब खाली है। हम फेंके, अल्फा सीधे जा रहा है, तो रदरफोर्ड कहा नोट करो परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। देखिए कैसे जान रहा है, तो बात समझिए। अब बताओ पत्थर फेंके तो देखे कि निचला तल्ला वाला पत्थर फेंके सीधा और उधर से दूसरा रास्ता पकड़ता। कहा समझ गए, बच्चा लोग के अलग तल्ला है जिसको ताकत कम है, इधर उधर फेंक रहा। लेकिन ठीक बीच में जब पत्थर फेंके तो उसी रास्ते पर ही मारे निशाना उधर, वो मारे निशाना इसको। तो कहे कि बस बस समझ गए, ये पूरा के मालिक बीच में रहता है। मालिक तो धरा के, तो मालिक एकदम रिटर्निंग निशाना लगा रहा है। रदरफोर्ड कहा कि हम पकड़ इसको जब भेजे तो बीच वाला रिटर्न हो रहा है और इसमें आवेश कौन है? प्लस। कहा समझ गए, बीच में प्लस है और प्लस प्लस के विकर्षण से ही भागा और ई रिटर्न बैक हो गया। और अब रदरफोर्ड का सिद्धांत हम लोग सुनेंगे, इस सिद्धांत से आपको प्रश्न है तो जरा ध्यान देना सबको। अब बोलो क्वेश्चन तुमको आएगा यहां से कैसे। जो अल्फा कण नाभि के नजदीक होता है, चॉइस ए, वह सीधे गुजरता है, बी न्यून कोण से गुजरता है, सी अधिक कोण से विचलित होता है, डी उसी पथ पर वापस होता है। वैसा सुनो सुन नहीं रहा, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देगा तो बस पकड़ के ठीक कर दे। स्वर्ण पत्थर पर जब अल्फा कण फेंके, प्रहार किए, तो जो न्यूक्लियस के करीब अल्फा कण है वो न्यून कोण से विचलित है, अधिक कोण से विचलित है, उसी पथ पर वापस है कि सीधे जाता है। क्या आंसर दो? वेरी गुड, तो लड्डू नंबर आया। जब इसके करीब लाओगे तो अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। अरे विचलन किसको, तुमको विचलन बार बार समझाते हैं, ऐसे चला गया तो बोलो ये न्यून कोण है कि अधिक कोण? जल्दी बोलो, न्यून कोण, यही अधिक कोण का पहचान। विचलन का मतलब तुमको क्या समझाए, मेन रास्ता से कितना डाइवर्ट करके। तो इसका ओरिजिनल रास्ता ये था और इससे इतना डाइवर्ट कर दिया, ये विचलन डेल्टा है ना कि ए। कोई लड़का को पूछे
पूछे ये वाला फोटो बना के विचलन ये तो 90 से कम लग रहा है, तो तुम इधर क्यों देखो? उसका ओरिजिनल रास्ता देखो किधर जा रहा था, तो ओरिजिनल ये है, इससे कितना भाग गया, ये डेविएशन कहलाता। बोलो डेविएशन का मतलब क्लियर है सबका? डेविएशन का मतलब कितना डाइवर्ट कर गया, और ये डाइवर्ट जो कर गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो गया कि ये हमारा विचलन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा। अब महत्वपूर्ण चीज सुने, तो न्यूक्लियस के करीब है तो अधिक कोण से विचलन, कुछ दूर है तो न्यून कोण से विचलन, एकदम दूर है सीधा चला गया, एकदम सिद्ध में है उसी पथ पर वापस चला गया। अब इसके सिद्धांत एक बार सुना जाए, सबको इस सिद्धांत को अभी याद कर लेना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है, आपसे क्वेश्चन आएंगे, तो सिद्धांत एक बार तेजी में सुने। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, एकदम पहला पक्का क्लियर सबका। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जिस भाग में केंद्रित होता है उसे न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड कुछ नहीं किया, वो बुद्धि लगाया कि आदमी के नाभि है, गाय भैंस के नाभि है, तो समझ गए पदार्थों के नाभि, और नाभि में ही सेंटर ऑफ मास है, संपूर्ण द्रव्यमान वही है, और कहा कि हम समझ गए इसका संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित है उसे नाभि न्यूक्लियस कहते हैं। अब बताओ कोई आदमी बड़ा होगा कि नाभि? नाभि। ऐसा कोई आदमी होगा जिसका नाभि बड़ा, आदमी छोटा है? आदमी बड़ा कि नाभि? आदमी। आदमी के तुलना में नाभि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? तो तीसरा हो गया इसका, परमाणु के तुलना में नाभि का आकार बहुत छोटा होता है। कौन नियम है तो कोई जानता है? तुमको कहे कि नियम बताओ तो कहेगा कि संपूर्ण द्रव्यमान जहां है उसे नाभि कहते हैं, और आदमी की तुलना में नाभि बहुत छोटा होता है। वही चीज कह रहा है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित है उसे नाभि कहते हैं, और वहां धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। ये लाइन क्लियर है सबका? क्यों धन है ये तो आप बात समझ गए। और परमाणु के तुलना में नाभि का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर, तो नाभि की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर। इसी का अब नया नाम आया, इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं और इसको फर्मी कहते हैं। आपको क्वेश्चन देगा परमाणु के व्यास और नाभि के व्यास का अनुपात क्या हो, तो क्वेश्चन इधर से उधर करेगा। परमाणु का व्यास और नाभि के व्यास का अनुपात बोलो। परमाणु का व्यास 10 के पावर -10, नाभिक 10 के पावर -15, ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर 5 अनुपात 1। सीधा सीधा हल करने आ रहा है सबको ना? अब आपको ध्यान दीजिए, हम लोग समझ गए कि दोनों का व्यास क्या है, और चौथा नंबर रदरफोर्ड जो बोला वही अब मिस्टेक है। यहां तक इनकी सभी बातें सही। चौथा रदरफोर्ड दिमाग लगाया कि इलेक्ट्रॉन के क्या करें, तरबूजा जैसा ही छोड़ दें जैसे थॉमसन छोड़ा था। तो ये देखा कि तब आदमी हमको खींचेगा कैसे, कहेगा कि जी इलेक्ट्रॉन में माइनस है प्लस है तो खिंचाया क्यों नहीं? तो ये कहा कि हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये देखा घुमा देने में फायदा है, क्योंकि एक बाल्टी पानी अगर घुमा भी देंगे तो अब केंद्रीय बल से वो ऊपर भी जाएगा, पृथ्वी खींचेगा भी तो गिरेगा नहीं। कोई कहेगा भी तो कहेंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, ये सब फोर्स नहीं पड़े हो, घूमेगा तो बचता है, नहीं घुमाएंगे तो धर लेगा। बात समझ रहे हैं सर? अब बताओ पृथ्वी खींचती है, एक बाल्टी पानी ऐसे घुमा दे तो पृथ्वी खींच रही है तो क्या गिरेगा? नहीं। वही चीज इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लोग पूछा कि कैसे, तो रदरफोर्ड कहा कि वैसे जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है। कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा था, तुमको कोई दिक्कत नहीं, हम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा दिए तो तुम हमको टेंशन दे रहा, उसी प्रकार घूम। लेकिन यहाँ व्याख्या गलत होगा, क्योंकि सूर्य पर आवेश नहीं, न्यूट्रल है, पृथ्वी पर आवेश नहीं। अब इसके कई ड्रॉबैक आने शुरू हो जाएंगे। इनसे पूछा गया कि जी एक ही जगह चक्कर मारता है कि अलग अलग, कितना कई सब हम नहीं जानते, चक्कर मारता बस इतना ध्यान। तो जो नहीं बता पाएंगे वो इनके दोस्त हो। तो अगले दिन आपको रदरफोर्ड के दोस्त नील्स बोर और फिर बोर परियोजना, और धीरे धीरे आपको 2 क्लास में केमिस्ट्री से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है सबको ना? तो अगले क्लास हम लोग फिर इससे आगे का चलेंगे। आज का क्लास आपको यहीं तक है। अपने प्रयोग के लिए जिस अल्फा कण का प्रयोग किया उसका भेदन क्षमता बहुत कम होता है, मोटे सीट से पार नहीं कर सकता। और तब हम लोग देखे रदरफोर्ड का पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या में बहुत कम, हम लोग देखे थे व्यास परमाणु का 10 के पावर -10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और नाभिक का 10 के पावर -15 मीटर, इसको फर्मी कहते हैं। याद है सबको? और तब हम लोग लास्ट देखे थे, इसने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। याद आ गया सबको? अब हम लोग यहाँ पे देखना है, अभी हम लोग ड्रॉबैक रदरफोर्ड का और नील्स बोर थ्योरी, आज हम लोग मेन दोनों को समझेंगे। रदरफोर्ड के सिद्धांत के कुछ ड्रॉबैक हैं, दोष हैं, जिसमें पहला दोष आपको समझाए थे कि किस नाभिक के चारों ओर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी प्रकार की कक्षा की जानकारी रदरफोर्ड ने नहीं दी कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही जगह घूम रहा है कि अलग अलग कक्षा में घूम रहा है। दूसरी खराबी आपको बताए, रदरफोर्ड के सिद्धांत से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। आपका जैसे जितने लड़के पढ़ रहे हैं सबका अपना अपना फिंगरप्रिंट देखिए कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो केमिस्ट्री में भी जितने तत्व हैं उनका फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम मतलब आप जानते हैं, प्रिज्म से अगर आप लाइट गुजारेंगे तो पर्दे पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगा। इसी को हिंदी में वर्णपट कहते हैं और इंग्लिश में इसी का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। यदि हमारे कंप्यूटर में स्पेक्ट्रोमीटर का अगर मान लीजिए लोड है पूरा सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ इस स्पेक्ट्रम से बता सकता है कि किस प्रकार के तत्व से ये बना है। हर प्रकार के तत्वों का स्पेक्ट्रम में नेचर अलग अलग होता है और कोई साधारण नहीं है। इसी स्पेक्ट्रम के बदौलत हम लोग जान पाए कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, तो सूर्य पर बन जाएगा।
इतनी दूरी पर सूर्य है और सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर हम कैसे जाने कि सूर्य पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बताने वाला कौन था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी जैसे मान ले कोई लड़के आधार कार्ड बनाया, तो सरकार आधार कार्ड क्यों बनवा रही है मालूम है सबको? पूरे देश में सब लोग की पहचान होनी चाहिए। विकसित देशों का कंसेप्ट है, कोई चोरी करेगा तो आने वाला समय में क्या करेगी सरकार? पूरा फिंगरप्रिंट लेगी, दरवाजा से लेकर कहीं पे कोई चोर का एक फिंगरप्रिंट भी आ गया तो कंप्यूटर में दे देंगे चोर का फोटो विद एड्रेस आ जाएगा कि फलाना आदमी। जब हमारा सबका अलग अलग है तो एड्रेस के साथ आ जाएगा ना। अभी उसको प्रयोग नहीं कर रही क्योंकि अभी चोर वगैरह पकड़ने लगे तो जितना चोर है वो आधार कार्ड बनाएगा ही। तो अभी करेंगे खाता खुलवाओ पैसा देंगे, ये करेंगे, सब बनवा लोगे तो हम अपना स्टेक वैल्यू को थोड़ा हाई करेंगे। अब हम लोग जरा देखें, अब स्पेक्ट्रम मेन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऐसे प्योर और इम्प्योर हम लोग देखें, लेकिन हम लोग का जो पूर्ण प्रश्न होगा उसको ठीक से सुनेंगे। एक को कहते हैं एब्जॉर्ब किया हुआ स्पेक्ट्रम और एक है इमिट किया हुआ स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग उत्सर्जीय स्पेक्ट्रम कहते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग अवशोषी कहते हैं। इस चीज को बढ़िया से एक मिनट समझेंगे। आप कहां से स्पेक्ट्रम ले रहे हो इस पर डिपेंड करता है। अगर कहीं से लाइट खुद निकल रहा है तो उसको उत्सर्जी कहेंगे और कहीं पे अवशोषण हो रहा है तो इसको अवशोषी कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हवा है, मान लो कि कुआं में जहरीला गैस है, तो बताओ क्या हम इसमें वैज्ञानिक को अंदर डालेंगे कि सूंघ के आइए कौन गैस है? रस्सी से लटकाओगे? कोई कहे कि कुआं के अंदर जहरीला गैस है तो कोई साइंटिस्ट आएंगे तो क्या उनको अंदर टांग के लटकाया जाएगा? तो कैसे जानेंगे? तो वो इसी से जानेंगे अवशोषी स्पेक्ट्रम्स। वो एक प्रिज्म लेंगे, लाइट लेंगे और एक पर्दा लेंगे, पूरे अरेंजमेंट हो, ऊपर रिमोट से लाइट कंट्रोलेड होगा, नीचे भेजेंगे रिमोट ऑन, लाइट से एक स्पेक्ट्रम बना, उसका विश्लेषण करेंगे तो ये खुद बता देंगे कि अंदर कौन कौन गैस है। इतना स्पेक्ट्रम हमारे काम का चीज। लेकिन कई लड़के स्पेक्ट्रम केवल पढ़ते हैं, केवल झूठ मूठ का लाइमन श्रेणी बामन श्रेणी कर लेगा, काम क्या है उसे उसको पता नहीं जिंदगी में रहता है। तो आप लोग को चुके जो अप्लाइड फॉर्म है वही परीक्षा में ज्यादा पूछते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम लोग कितनी बात की जानकारी प्राप्त कर ली। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप सोशियल स्पेक्ट्रम कभी जीवन में देखे हो? अच्छा ये बताओ, हम आए और सब दरवाजा बंद कर लो कि सर एक जानवर अंदर घुसा है, अंदर मत जाइए, अंदर एक जानवर बहुत बड़ा पूंछ है उसका, तो हम क्या करेंगे? खोल के चेक करेंगे उसको, कौन जानवर। पहले क्या करेंगे? आपको कहेंगे कि ऐसा करो, अंडा मांस मछली एक प्लेट में लाओ, दरवाजा के अंदर डालो, दूसरे प्लेट में घास साग ये सब लाके अंदर डालो और हम देखें दोनों प्लेट बीच बीच में निकाल के गायब कौन वाला हो रहा है। अगर मांसाहारी आइटम गायब हो रहा है, अंडा मांस मछली, तो पूरी तैयारी से डंडा उंडा लेके खोलना। क्यों? अवशोषण बड़ा खतरनाक चीज का हो रहा है। अवशोषी समझ आ गया है? हर कोई अपने लक्षण के अनुसार से एब्जॉर्ब करे और हम लोग एब्जॉर्ब करने से उसका नेचर बता देंगे। देखो यही चीज समझा रहे हैं तुमको, यहाँ कोई गैस है तो लाइट भेजेंगे तो उसके किसी खास चीज को एब्जॉर्ब करने का गुण हर गैस में अलग है। तुम चार भाई तो सबको एब्जॉर्ब करने वाला नेचर अलग अलग होगा। कोई भाई ऐसा होगा कि मिठाई पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मिक्सर आया तो बादाम पसंद है, किसी को मटर वाला आइटम पसंद है, हर का आइटम। और अगर माता जी एकदम बढ़िया से जाने रहे कि छोटका आएगा तो वो रसगुल्ला खाएगा, बड़का के मीठा नहीं अच्छा लगता, और नमकीन और रसगुल्ला दोनों रखा हुआ है, रसगुल्ला गायब है, तो गेस कर लेंगे कि आया कौन था? नहीं पता चल जाएगा। ये अवशोषी स्पेक्ट्रम हो। अरे देखो ना, तुम बारात जाते हो, बाराती तो तुम लोग जाते हो, तो उसमें देखना अवशोषी स्पेक्ट्रम बड़ा भयंकर चलता है। देखा है बारात में कैसा लोग आया है, सीधा सीधा आया है कि लफंदर लोग आया है, इसको जांच के लिए एक स्पेक्ट्रम गिराया जाता है। वो अवशोषी स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। उसके लिए क्या किया जाता है? दो प्लेट, एक प्लेट में बढ़िया बढ़िया आइटम होगा, काजू किशमिश मखाना बहुत बढ़िया बढ़िया, और दूसरा में सब खराब आइटम हो, बीड़ी सिगरेट पान ये सब खराब आइटम हो। और एक आदमी को कहा जाएगा कि चलाओ। क्यों चलाओ? ताकि उनके लक्षण को देखो, अवशोषण कैसा कर रहा है। जिसका जैसा लक्षण होगा अवशोषण तो वही करे। अब चलाने वाला देखे कि बताओ मखाना काजू किशमिश को छू नहीं रहा, लेकिन बीड़ी सिगरेट वाला बंडल के बंडल गायब कर रहा, तो दूसरा राउंड आते ही क्या कहेगा? केवल लफंदर सा बाराती में आया है। वो कहेगा अरे कैसे जान गया? कहेगा पीसेस टेक्नोलॉजी। वही अवशोषी स्पेक्ट्रम। तो अब तो हमको लगता है कि आप लोग स्पेक्ट्रम क्या है तो बढ़िया से समझ रहे हो ना। इसी चीज को समझिए, ध्यान दो, अब समझ जाओगे। हम लोग इसी चीज से जाने कि सूर्य के पास हाइड्रोजन गैस है। ये महत्वपूर्ण चीज सीखना है। सूर्य उतनी ऊंचाई पर है, उतना टेम्परेचर लिए हुए, वहां कौन जाएगा? लेकिन जब सूर्य का उष्मा वहां से नीचे आया तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम लिए तो हूबहू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मिलजुल रहा। तो शुरुआत में तो कहे कि हाइड्रोजन का जलता गोला है, लेकिन बाद में फिर हम ही लोग कहे कि बिना ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं जले, उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं है। तब हेंस बेथे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि नहीं, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर किसका नाभिक बना रहा है? हीलियम का नाभिक बना रहा है। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ डार्क लाइनिंग थी। इसको सबसे पहले फ्रॉनहोफर ने देखा। साइंटिस्ट का नाम क्या था? फ्रॉनहोफर। और उन्होंने इस रेखा का नाम रखा फ्रॉनहोफर रेखा। अब इस समय रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपने परमाणु की संरचना के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत बढ़िया थ्योरी दी, ये हाइड्रोजन परमाणु में ये सब डार्क लाइन क्यों बन रहा है? तो रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के पास अभी आने जा रहा है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कब का है? 1911। इसी का एक चेला है जिनका नाम है निल्स बोर। खूब बढ़िया से ध्यान देंगे सब कोई। और निल्स बोर का थ्योरी है 1913। और सबका ध्यान चाहेंगे निल्स बोर से। पिछले बार भी हमने देखा दरोगा में भी क्वेश्चन, एक खूब बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब जो लोग का ध्यान कम रहेगा, केवल रटोगे तो नहीं बने, समझिए बात को। निल्स बोर कहना क्या चाहता? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड बताया कि
चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक ही जगह लगाते हैं कि विभिन्न जगह लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन नील्स बोर कहा कि हमसे पूछिए, कुछ कुछ कमी हम ठीक कर रहे हैं। और इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दो बात है, दोनों बात को ठीक से सुने। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने की त्रिज्या निश्चित होती है कि इतना ही पे चक्कर लगाए, और एक कक्षा स्थिर है, कक्षा नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन घूमते। यानी इसने बता दिया कि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, कई कक्षा है। कक्षा कैसे होते हैं? स्थिर। कक्षा की त्रिज्या क्या है? निश्चित। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आप ध्यान दोगे, यही से प्रश्न आया था पिछले बार, ध्यान देंगे। दूसरा नंबर, इसने कहा कि ये मत समझो कि कहीं गोल बना दोगे वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, ये मत सोचो। तुम क्लास में आते हो तो क्या चाहे इच्छा किया वही बैठता है? नहीं, बेंच पे, डेस्क पे एक गैपिंग है। इसने भी कहा कि एक कक्षा और दूसरा कक्षा ये फिक्स्ड है कि इतना ही गैप पे हो। ये मत समझना कि जहां इच्छा किए वो गोल बना दिए चक्कर मारो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां एंगुलर मोमेंटम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, इसका मान h/2 पाई का n गुणज होता है। इस बात को खूब बढ़िया से समझिए। जो लड़के इस बात को समझोगे तब समझ में आएगा चक्कर कैसे लगा। नील्स बोर का कहना है, दो टर्म आपको अभी सीखना होगा। पहला नंबर सब लोग जानते हो, मोमेंटम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। संवेग समझते हैं? संवेग मतलब चोट, चोट, पिटाई, पिटाई, इसी को संवेग कहते हैं। और संवेग कुछ नहीं, हम आपको बोलेंगे कि नहीं याद करोगे तो अगले दिन संवेग प्रदान करेंगे, तो मत बगल में पूछना कि क्या देने के लिए कहे, कुछ मिलेगा नहीं, ई वाला मिलेगा। आपको बचपन में सीन याद होगा कि जब कहते थे टीचर की ठहरो, आ रहे हैं, पिटेंगे डंडा लेके, तो वो संवेग देते हैं। और संवेग कैसे मिलता है? तो आपका ध्यान होता है मांस पर, कैसा डंडा आया, उसका वजन क्या है। अगर डंडा एकदम हल्का है तो आप एकदम मुस्कुराते रहते हो कि आज चोट नहीं लगेगा, डंडा का मांस कम। लेकिन ये मांस ज्यादा है तो लगता है कि जतरा खराब हो सकता है। और मांस के बाद दूसरा आप लोग किस पर ध्यान देते हो? हाँ, टीचर का मूड कैसा है, वेग कितना दे रहे हैं। और डंडा भारी है, कर रहे हैं, आज मारेंगे, हल्का हल्का रख रहे हैं, हंसते आज धीरे धीरे। और कोई टीचर जैसे दिए स्टार्ट, अरे गंभीर मामला चल रहा। तो आप लोग समझ गए, मांस में जैसे ही देंगे वेग तो इसी को कहते हैं संवेग। संवेग मैंने समझ रहा है? देखो कोई आदमी एक पत्थर उठा लिया, पत्थर उठाया तो मांस है, लेकिन तुम डरता है नहीं। लेकिन जैसे ही देगा वेग तो कहोगे पागल लगता है, भागो, इस संवेग दे रहा। मांस गुना वेग बहुत खतरनाक चीज, बात समझोगे? मास में वेग जैसे गुना करेंगे तो तुमको लग जाना चाहिए कि वो खतरा है, कि कुछ भी करेगा। और इसी को मोमेंटम का, इसी को संवेग कहते हैं। अब एक शब्द है, देखो शब्दों पर गौर करो। कई लड़के खाली निकलेगा उगले, संवेग इसे कहते हैं, बस हो गया, निकल लिया, कहीं उगलने का सोचे। तुम इसके बात को समझो कि कहना क्या चाह रहा है, तब फिजिक्स या केमिस्ट्री तुम्हारा ठीक हो। अब यहाँ कह रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर समझते हो? हाँ, किसी चीज में एंगुलर लग जाए। मान लो डंडा, तुम लोग बचपन में एक सीन याद हो, कई बार टीचर तुमको पीटे होंगे तो तुम क्या किया होगा? हाथ आगे कर दिया हो, और उसके बाद साथी को कहा चोट नहीं लगा, हम पैसे कर लिए थे। ऐसा वैरायटी किया है तुम लोग? वही एंगुलर है। एंगुलर मतलब क्या है? मास गुना वेग गुना दूरी, कहां से पिटा रहे हो। देखो जी, बात समझेगा। डंडा लाए, वेग दी, अब इसमें कोई लड़का यहां से पिटा रहा है तो रेडियस हाई है, तो एम्पियर हाई है, तो देर तक हाथ ऐसे ऐसे हो। अगर आगे कर लिया तो रेडियस बढ़ गया कि घट गया? अगर रेडियस घट गया तो कहेगा वो चोट कम लगाओ, कोणीय संवेग कम हो जाएगा। और यही चीज देखो हमारे नील्स बोर कह रहे हैं कि कोणीय संवेग का मान, देखो फार्मूला एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। जब हम कहें कोणीय संवेग तो आप मुस्कुराओगे कि संवेग माने चोट, मास गुना वेग, कोणीय रहेगा तो दूरी गुना करेंगे। इसका मान अगर h/2 पाई का n गुणज, ये क्या है इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसमें कहता है h प्लांक कांस्टेंट। इसकी जरूरत क्यों आई, सवाल ये उठता है। तो एक पहली बार एक वैज्ञानिक है प्लांक, आइंस्टीन भी देखो उसकी पुष्टि करेगा। कारण सब इसी में छिपा है, अब इसी में छिपा है। अब आइंस्टीन कहा कि बताओ मास गुने वेग को हम चोट कहते हैं, अब खुद ही सोच के बताओ। कह रहा है कि लाइट एक कण है, पार्टिकल है, प्रोटॉन एनर्जी पैकेट है, और इसका वेलोसिटी तुम जानते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितने होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब सोचो, जिसका वेग 3 × 10⁸ हो जाएगा, तो थोड़ा सा भी मास होगा तो चोट कितना कस के लगेगा। और हम कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कण है, पार्टिकल है। अगर कण है, थोड़ा सा भी द्रव्यमान है, 0.00000 इतना भी रहेगा, तब भी धूप में टाइट चोट लगेगा, क्योंकि 10⁸ किसी लड़के को केवल धूप में निकाल देंगे तब नहीं सर, नहीं सर, क्यों, बहुत चोट लग रहा है सर, सब लोहा का छाता ले लेके चल। आइंस्टीन ने क्या किया? कहा कि प्रोटॉन का मास 0 होता है। ये लो, 0 × 3 लाख बराबर क्या हो गया? जी, चोट बराबर 0। लेकिन यहाँ खतरा हो गया। खतरा को महसूस करिए। खतरा क्या हो गया भाई? खतरा हो गया कि लो मास 0 है, तो सवाल उठने लगा कि क्या सूर्य के प्रकाश में काइनेटिक एनर्जी 0 है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। बोलो अगर मास 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। लेकिन पाया गया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं। बड़ा गंभीर मामला है।
चोट बराबर कुछ नहीं है, काइनेटिक बराबर जीरो नहीं है। तो अब इसी चीज को प्लांक एक नए टर्म से समझाए कि देखिए मास उससे नहीं मतलब, अगर कोई चीज कंपन करेगा तो एक गिनने में जितना बार कंपन करेगा उसको हम न्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और मेरा एक कांस्टेंट है 6.67 गुने 10 के पावर -34, ये फिक्स मान है। और इसको इतना नहीं बोल के महंगाई का जमाना, कितना 6.6 10 के पावर -34 होते रहिएगा, इसको हम एच कह देते हैं। कोई पूछेगा एच क्या है तो कहिएगा 6.6 गुने 10 के पावर -34, और वो याद नहीं रहेगा तो मेरा नाम ले लीजिएगा, ये हम दे रहे हैं प्लांक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और इसने कहा कि मास से कोई मतलब नहीं, अगर कोई चीज कंपन करेगा तो उसके अंदर एनर्जी का मान E बराबर h न्यू होगा। बात समझोगे? ये बहुत अच्छे फार्मूला है जिस पर आपको ध्यान देना। और इसी चीज का H जो आप देख रहे हो ये निल्स बोर भी यूज कर रहा है, और निल्स बोर का कहना है कि यदि MVR का मान h/2 पाई, अब ध्यान दो, क्या h का मान अलग है कि फिक्स है? फिक्स है, 6.67 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकंड। अब जल्दी से बताएं पाई का मान 22/7 या 3.14, ये पूरा मिला के फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, वेग जानते हो, तो क्या रेडियस नहीं निकल जाएगा? तो इसने कहा पहला रेडियस के लिए n लगाओ, दूसरा के लिए फिर n का मान नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 होगा, ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। यानी पहला n दिए इतना आया तो 2 दीजिए इतना आया, 1.5 n नहीं हो सकता। और कोई भी नंबर अगर पूरे पूरे होता है तो इस नंबर को ही हम लोग क्वांटम नंबर का, बात फिर से सुनेंगे, क्वांटम नंबर। कई बार लड़के क्वांटम में झूठ मूठ रटे रहते, जब आपको कहे क्वांटम तो आप समझना कि नंबर पूरे पूरे। बोलो क्लास में विद्यार्थी की संख्या क्वांटाइज्ड है कि नहीं? जल्दी बोलिए। ऑलवेज क्वांटाइज्ड होगा, कितना भी मौसम खराब होगा मेरे क्लास में लड़कों की संख्या पूरे पूरे हो। अभी ऐसा नहीं होगा कि कितना लड़का आया है जी गिनो, तो जी गिन लिया सर आज 102.75 लड़का आया। कभी होगा कोई गिनेगा, हम कहेंगे 102.75, अरे 0.75 कैसे है जी? एक टिकलांग लड़का आया है सर, अरे तुम उसको पूरा ना गिनेगा, तुम 0.75 उसको गिनेगा। अब आप बात समझ गए होंगे, कोई नंबर पूरा पूरा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइज कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। और यही चीज आपको सीखना है। इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 2 2 2 3 2 4 2, यानी एक कक्षा से दूसरा कक्षा के बीच कुछ गैपिंग है। और निल्स बोर यही समझाया कि जो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे थे उसके बीच में जो डार्क लाइनिंग थे वो लाइनिंग दूसरा कुछ नहीं था, एक कक्षा और दूसरा कक्षा के बीच का दूरी यही डार्क लाइनिंग में बदल रहा। देखिए इस बात से निल्स बोर से सब बड़ा प्रभावित हुए कि तो बड़ा बढ़िया समझा दी। दरोगा में पिछले बार ही क्वेश्चन क्या आ गया? डायरेक्ट फार्मूला आ गया था। फार्मूला आ गया तो कोई लड़के, अब जनरली निल्स सब जनरली रहता है कि लाइन रटता है, फार्मूला रटता ही नहीं। फार्मूला रटेगा भी तो क्या पढ़े थे अब भूल गए। इसमें क्या करना था? कोणीय संवेग MVR h/2 पाई का n गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। एक और सुन ले और बस निल्स बोर थ्योरी आज कंप्लीट कर रहे हैं। अगले क्लास केमिस्ट्री पूरे तालमेल पे आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो लोग खूब ध्यान देते जा रहे हैं उनका केमिस्ट्री का दुख खत्म हो जाएगा। ध्यान नहीं दोगे केवल है कि बैठ के लिखने वाला रोग लग जाएगा। रुकिए सर अभी नहीं उतारे, वो वाला भी को बहुत भयंकर बीमारी होता है, उसका कोई इलाज नहीं, धीरे धीरे कैंसर धर लेगा। खाली छापो, अब कभी रिजल्ट नहीं आएगा, कॉपी बहुत मोटा हो जाएगा, अब फिर कॉपी जहां जाना ढोते रहना, रिजल्ट नहीं आए। इसलिए मुख्य चीज बनाओ कि हमारा दिमाग ठीक ठाक हो, ई ठीक ठाक एडजस्ट करना चाहिए, कॉपी में नहीं भी है कोई बात नहीं। अब लास्ट स्टेप, एक तीसरा गुण सुन ले। इसने कहा कि बताओ एक कक्षा होते हैं कि कई कक्षा? चलिए बोलिए, कई कक्षा। अब इसने एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताया जिसको एक बार सुनना है। निल्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो यह निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जंप भी करता है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन आगे भी जाएगा, कब? एनर्जी देंगे तब। अब आपको क्वेश्चन दे, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ज्यादा एनर्जी वाला कक्षा है पहला, दूसरा, तीसरा। अरे ज्यादा एनर्जी वाला कक्षा कौन है? कितने को पहला लग रहा? पहला। अच्छा तीसरा लग रहा? अच्छा वेरी गुड। तो अभी हम सुनाए थे, बस वही ध्यान रखना था। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जंप करेगा। दूसरा का एनर्जी उच्च ऊर्जा कक्षा है, किसके तुलना में? पहला के तुलना। फिर एनर्जी दोगे तो दूसरा से कहां जाएगा? तीसरा, और फिर इससे ज्यादा एनर्जी लेवल यहाँ पे। आप बताइए नियम को फिर से एक बार सुनिए, आप ये बताइए जल्दी से ठीक ठाक। लड़के पढ़ रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी में आगे होंगे कि पीछे? पीछे। आगे वाला इधर उधर नहीं करेगा, ध्यान दिए रहेगा कि हम को देखना है, लेकिन पीछे वाला वैसे वैसे निकाले, वो एनर्जी में रहेगा, वो थोड़ा एनर्जी में रहेगा, आगे में एनर्जी में नहीं रहेगा। यानी आगे निम्न ऊर्जा कक्षा है और पीछे उच्च ऊर्जा कक्षा है। और अगर क्लास में हम अपना एनर्जी दे दें, पक्का मालूम चल जाए कि पहला बेंच पूछताछ होकर निश्चित देते हैं, तो हमारे विद्यार्थी निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाए। तो ये बात समझ में आ रही है ना? तुम जान जाओगे कि क्लास में रदरफोर्ड भी सुन चुके थे, निल्स बोर भी सुन चुके थे। निल्स बोर में देखिए इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां MVR का मान NH/2 पाई होता है। सबको याद है सबको? अब आज के क्लास में हम लोग डिटेल समझेंगे।
आज हम लोग देखेंगे कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको निकालने के लिए बहुत बड़ी स्कीम क्या है। अब हम लोग जरा देखें, एक सिद्धांत दिया गया कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n स्क्वायर होता है। बात पर गौर करें। किसी कक्षा में बताया गया कि नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया कि इसका फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो n का मान 1 दोगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी अधिक से अधिक 2 रहे। नियम दिया गया कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। बात पर गौर करेंगे, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, आप उसी के अनुसार उसको अंतिम में एडजस्ट कीजिए। जिसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो इसके लिए हम लोग एक शब्द बोले अष्टक। अगर अष्टक पूरा कर लिया तो इसको कहा गया कि यह अक्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया। तुम अभी खूब पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो समझना कि अष्टक पूरा हो। आप क्यों पढ़ रहे हो, ज्वाइनिंग लेटर के मिल गया तो कहोगे जी अष्टक पूरा हो गया, अब हम निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद तुमको कोई कहेगा कि हाँ ये देखिए फलाना बैच प्रारंभ, रिएक्शन नहीं, बहुत दिन रिएक्शन खत्म हो जाए। तो उसी प्रकार से कोई भी तत्व जो देखते हो रिएक्शन क्यों करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा हो जाएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। अब हम लोग जरा यहाँ पर एक अन्य बात ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी तत्व में एक ही कक्षा हो, तो बताओ पहली कक्षा अगर केवल है तो अधिक से अधिक कितना रह सकता है, दो ही में समझो निष्क्रिय हो जाएगा। बात कैसे समझेंगे, अगर उसमें कक्षा की संख्या 1 से ज्यादा है तब तो 8 पे जाए। अगर केवल एक ही कक्षा है तब पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितना रह सकता है, 2, तो 2 ही में निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, परमाणु संख्या बोलो 1, तो इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, क्या इसको 7 चाहिए, नहीं, सिर्फ एक कक्षा है। परमाणु संख्या बोलो 1, तो इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, क्या इसको 7 चाहिए, नहीं, सिर्फ एक कक्षा है। और एक कक्षा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2, तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 ही हो जाएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। बोलो हीलियम, परमाणु संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में 2। अब बताओ पहला कक्षा में अधिक से अधिक रह कितना सकता है, 2, इसका हो कितना गया, 2, तो हीलियम भी निष्क्रिय। क्यों हीलियम निष्क्रिय हुआ, जो समझे, क्योंकि इसमें कक्षा की संख्या कितने हुए, सिर्फ एक ही कक्षा नंबर जी, और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो निष्क्रिय होगा। तो अभी एक रफ इस पर हम लोग वर्क करेंगे, काम चलेगा कक्षा उपकक्षा कक्षा सभी चीजें स्पीड के अनुसार समझे। तो अभी पहले इस चीज को नीचे लिखिए, जल्दी से नीचे डैश लिख दीजिए। किसी तत्व के विभिन्न कक्षा में, किसी तत्व की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, बोलो क्या होगा, 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर होता है जहां n बराबर कक्षा की संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट है। नीचे डैश लिख दीजिए। हाँ हाँ, जितना आपको चाहिए सब लिखना, ध्यान हर समय की चीज देना है, अंतिम में कितना रहेगा उससे ज्यादा नहीं, और अंतिम में ठीक एक पहले 18 से ज्यादा नहीं, बस इतनी नियम याद, कुछ भी अंतिम में जितना ज्ञात तक उतना चलोगे जी। मान लो तत्वों का आपको एटॉमिक नंबर अंतिम आते 117 से ज्यादा का जरूरत नहीं, तो बैठा इतने ना बैठाएंगे, इससे ज्यादा क्या जरूरत है। और आपको याद रखना है कि इसमें अपने से बैठाते जाओगे तो खुद केमिस्ट्री में सेट करोगे तो 5 50 से ज्यादा किसका जाएगा, लेकिन तुम 5 5 25 नहीं 50 पर नहीं चल जाना, 32 से ज्यादा नहीं जाए, अपने आप उससे पचास जितने तुम जान रहे हो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिख दीजिए इसमें डैश लगे, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। चलिए जल्दी से 20 तक का अपने से लिखना है इस पर, तब स्पीड 1 पर चलेंगे। जल्दी लिख दीजिए हाइड्रोजन, परमाणु संख्या बोलिए 1, बोलो इसका 2n स्क्वायर का तो जरूरत है नहीं, तो इसका केवल क्या चलेगा 1। हीलियम जल्दी बोलिए 2, तो हीलियम का भी कितना चलेगा 2, क्या 2 एक कक्षा है और पहला कक्षा में अधिक से अधिक कितना रहेगा 2, ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, निष्क्रिय। जो अक्रिय या निष्क्रिय होगा उसको बगल में लिख दीजिएगा। जल्दी लिथियम 3 अपने से बैठा दीजिए, लिथियम का 3 बैठाइए। पहले सब बोलो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर माने 2, बचा कितना 1, कर ले लिसन बाजी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, तो इसमें 3 लाना है तो 1 होगा। चलिए जल्दी से बताइए, लिथियम 3 के बाद बेरिलियम 4,
क्या जी क्लियर है सबका? जल्दी अपने से 11 के बाद हम लोग फिर पढ़े, समझे इसको? पहली कक्षा है तो एक बैठा होगा, एक का स्क्वायर 1 2 गुना 1 का 2, दूसरी कक्षा है 2 गुना 4 4 गुना 8 8 2 10 हो गया, एक दिन क्लियर है सबका जी? हाँ, इन्हीं की शुरू हो जाना तो 2 9 2 10 करना शुरू करते हैं। चलिए अगला नंबर लिखिए जल्दी से, सोडियम 11 के बाद मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। पहले 20 तक फटाफट एकदम ठीक कीजिए इसका, हमको जितना 20 चाहिए आपसे खुद करवा लेंगे हम, उतना एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, खुद से लिखना है और देखेंगे कितना सही कर पा रहे हैं, बस वो सही जहां होते चला गया उसी पे आएगा। इसका क्या लिखा? 2 8 2 पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 लिखिए, दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक जल्दी बोलिए 8 8 हो सकता है जी, 2 गुना 4 गुना 8, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 8 2 10 12 लाना है तो 2 लिख दो। लिखा गया सबसे? नहीं समझे? फार्मूला है 2n एकदम इसी बोलते जाओ कि नहीं समझे, ये सब गायब होगा तो केमिस्ट्री में लकवा मार दे, ये सब ठीक आ गया, ये सब अगर ठीक आ गया तो केमिस्ट्री में तुमसे सब बनेगा, तो केमिस्ट्री में यही सब लड़के एकदम सीधा काम करता। तुमको जब बोले पहली कक्षा तो यहाँ n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 2 गुना 1 2 हो गया, दूसरी कक्षा तो n की जगह 2 दे दो, 2 गुना 4 4 गुना 8 तो 8 रुपया जोड़ते जाओ, 8 2 10 रुपया खत्म हो गया, 12 रुपया ना है तो 2 फिर लिख है बस में तेरा कल को जल्दी से तेरा कल जी। पहली कक्षा पर कितना 2, दूसरी कक्षा 8, तीसरी कक्षा 3 14 बोलो, 2 8 4 15, 2 8 5 16, 2 8 6 17, 2 8 7 18, 2 8 10 वो 8 है, हाँ ठीक है, अगला से गवाएगा 2 8 9 और 2 8 10, इसको देख लो अभी तुम्हें समझा रहे 2 8 9 समझ में आया? हाँ, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अंतिम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब नहीं रखेंगे तो ये 19 है, 2 8 8 1 8 8 16 2 18 19, जब 20 है 2 8 8। अब सब लोग की इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए और ध्यान देकर धीरे धीरे सारा केमिस्ट्री धीरे धीरे सही हो जाएगा। अंतिम कक्षा में जितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कई बार परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा कि बताओ सल्फर में जल्दी बोलो कोर कितने हैं, तो कहोगे कि वो 8 2 10 अंतिम वाला संयोजी बाकी दोनों कोर। जी अंतिम में जो होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें, बाकी कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। बता दो जल्दी, वैलेंस और कोर इंग्लिश नाम ही। अब आपसे पूछा जाएगा कि जल्दी बताओ एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3, कोर इलेक्ट्रॉन 10, नहीं समझे? जल्दी बता दो कैल्शियम में संयोजी 2, कोर जल्दी बोलिए 18। अब इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ बढ़िया से, पहले कुछ नहीं बता रहा हूं, जिसके अंतिम में 8 हो जाए या एक ही कक्षा है और उसमें 2 हो जाए तो उसको हम लोग अक्रिय या निष्क्रिय कहते हैं। जल्दी से आप सोच के बताओ क्या ये निष्क्रिय है? नहीं, क्या यह निष्क्रिय है? अंतिम 8 हो गया तो निष्क्रिय हो, बोलो क्लियर है सबका? तो अब हम लोग देखें, इसके पहले हम लोग ठीक देखे होंगे 10 वाला, देखो नियॉन 10 है, उसके अंतिम में फिर देखो कितना है 8, तो नियॉन भी निष्क्रिय है, हीलियम भी निष्क्रिय हम लोग देखें। अब ये कैल्शियम निष्क्रिय लगा तो अंतिम में 2 है, कैसे निष्क्रिय करना अंतिम में देखो। अब इसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण सुन लीजिए, ध्यान से सुनते जाना, जिसके अंतिम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु है और उसको धनमूलक कहते हैं और वही इसकी संयोजकता होती है। शुरू दिन संयोजकता लिखवाए थे, शुरू में लग रहा होगा कि अचानक कैसे आसमान से टपक गया, और आज सब निकल रहा है। अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है अगर 1 2 3 है तो धातु है और उसको धनमूलक में रखेंगे और वही इसकी संयोजकता होगी। बोलो एल्युमिनियम की संयोजकता 3, मैग्नीशियम 2, अब इसी प्रकार से तुम बोले कैल्शियम की संयोजकता 2, पोटेशियम का 1, ये सब आपको लिख के रखवाया हुआ था, अब निकालने भी आ गया है। अब जल्दी से सोच के बता दीजिए एल्युमिनियम धातु है कि नहीं, जल्दी बोलिए। अंतिम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को धातु, क्लियर है सबका? यदि अंतिम में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बात पर गौर करना, तो वो ऋण मूलक होंगे और अधातु होंगे और संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा के लिखें। फिर से सुनेगा, अगर अंतिम में 4 से ज्यादा होगा तो संयोजकता के लिए 4 में से घटा के लिखेंगे। तो जल्दी बताओ इसके फास्फोरस की संयोजकता 8 में से 5 गया 2, कितनी 3, सल्फाइड की संयोजकता 2, क्लोराइड की संयोजकता 1, सब लिखे हुए थे हम। अब अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा तो 8 से घटा के, 4 से नीचे तो वही जो जनरली 4 वाला है वो ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, क्योंकि उसके अंतिम में 4 है तो 8 पहुंचाने के लिए 4 देना या 4 ग्रहण करना मुश्किल। तुम्हारे पास 1 रुपया है और 8 रुपए का गेंद खरीदना है, तुम्हारे मित्र के पास 7 रुपया है, तुरंत हो जाएगा क्योंकि तुम कहोगे कि एक दो ना तक खरीद लेंगे, दोनों साथ खेलेंगे, तो तुम तुरंत त्याग करोगे कि एक ही की बात। इसको कहोगे तुम दे दो तो कहेगा बहुत दे दे, तो एक मांग रहे तो नहीं दे रहा, हम साथ क्यों दे? इसीलिए धातु में इलेक्ट्रॉन के त्याग की प्रवृत्ति होती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की प्रवृत्ति होती है। कई बार तुमको क्वेश्चन दे, धातु में प्रवृत्ति होती है और लड़के बेचारे जो रटुआ टाइप का है, धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग का क्या करना है, तो जो 4 से नीचे उसका नेचर होगा कि हम लॉस करें, जो 5 से ऊपर है उसके नेचर होंगे हम गेन करें। बोलो जल्दी, इसके तुम्हारे पास 2 रुपया, मित्र के पास 6 रुपया, 8 करना है, ग्रहण त्याग चले। लफड़ा कब होगा? जब 4 4 पे रहो। अब तो लफड़ा है, तुम्हारे पास 4 और उसके पास 4, तुम कहोगे लाओ ना 4 ले लेते हैं, और कहेगा कि ना तुम दो ना हम ले लेते हैं, तो अंतिम कंप्रोमाइज क्या होगा? साझेदारी।
बराबर हिस्सा, इसमें हिस्सा बराबर नहीं, इसमें साझेदारी होगी, और साझेदारी वाला चीज हम लोग पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम में उसको देखेंगे। तो अभी पहले ये बता दीजिए, सब बेसिक बात क्लियर है ना? इसी चीज को जब पीरियोडिक टेबल चले तो आपको बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन घटता है, बढ़ता है, वही रहता है। उसी में होगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपको क्वेश्चन उसी में आएगा, उसकी संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अभी बेस बना रहेगा, तो उधर लोड नहीं पड़ेगा, उधर एकदम टनाटन समझो। तो अब पहले ही मान के चलेंगे, क्लियर है सबका? अब अभी छोटी सी बात एक दो हम लोग को सीखना है, उसके बाद इधर का स्टेप आपका हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए, नीचे एक तत्व का नाम लिख दीजिए x, नीचे लिख दीजिए z, ऊपर लिख दीजिए a, x z a, x z a, नीचे लिख दीजिए z बराबर एटॉमिक नंबर, हिंदी में इसको कहेंगे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। z का मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और a का मतलब लिख दीजिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर लिख दीजिए p प्लस n, नीचे लिख दीजिए n बराबर a माइनस z। तीन बात अभी समझाएंगे, और इस पर प्रश्न ज्यादातर आपका एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से रहना ही रहना होता है। इस थीम को खूब बढ़िया से आपको समझना है, बहुत अच्छा थ्योरी है प्यारा। बताइए, हमें अगर क्लास में सभी लड़के का बार बार रोल नंबर का काम आते रहेगा तो हम क्या करेंगे? एक आई कार्ड बना के आपके गला में लटका देंगे, मोटे अक्षर में रोल नंबर लिख देंगे और कहेंगे बैठेगा तो सब सीधा रखोगे, हम देखते रहेंगे रोल नंबर कितना है। अच्छा, अगर हमें आपके वजन का बार बार काम आते रहे कि क्वेश्चन 40 किलो वाले लड़के से पूछना, तो हम हर बार तराजू यूज करेंगे, गेट पर ही घुसते समय तराजू रखा रहेगा, और बस जैसे ही एंट्री मारेंगे तो आपका वजन बराबर यहाँ लिखवा देंगे कि बढ़िया से लिख दीजिए 40 किलो 60 किलो, मोटा मार्कर से एकदम लिखा जाए। अब हमें लगेगा कि वाला 60 किलो प्लस से पूछेंगे तो हम सबका देखेंगे 63, हाँ ठीक है, तो तुम बताओ, तो ऐसा करेंगे ना जी। केमिस्ट्री में दोनों का बार बार काम आता है, बात समझोगे? ये महत्वपूर्ण चीज समझ। केमिस्ट्री में कब रोल नंबर का काम आ जाए, कब वजन का काम आ जाए, इसकी गारंटी नहीं। तो उसको पकड़ पकड़ के पैर में रोल नंबर और हेड में उसका वजन 60 के छोड़ते, एकदम स्पेशल फार्मूला लगाया। इन किया कि आओ इधर, तो पैर में कहे कि बांधो रोल नंबर, और कोडिंग है रोल नंबर को जेड बोलते, और ऊपर कहे कि टांगो तो वजन को एक। देखिए समझिए, अब आपको लिखेंगे सीए 20 साल, कई लड़का बेचारा को उधार लेगा, क्या लिखा समझो कि क्लास करने आया था, तब पकड़ के रोल नंबर पैर में, अब वजन बराबर हेड में बांध के सरिया, बोलो करने आया सबको। अब कभी भी कोई तत्व लिखेंगे तो आपको समझना है कि जो नीचे वाला है उसको क्या करते हैं? रोल नंबर। रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते? क्रमांक। अरे क्रमांक को ही रोल नंबर बोलते। किसका क्रमांक? तब परमाणु का, इसीलिए बेचारा का नाम है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अब कभी भी पूछेंगे कि बता, कई बार भी सब हटा देगा, और जनरल में कभी कभी इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है कि लड़के वो भी नहीं बनाते। परमाणु संख्या का सूचक होता है जेड ए एन, इस तरह से कोडिंग देते। अब लड़के परमाणु संख्या का सूचक तक नहीं लिख के आते। बताओ परमाणु संख्या का सूचक कौन है? जेड। द्रव्यमान संख्या का सूचक कौन है? ए। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में। नाभिक में बैठा कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए पी प्लस एन को एक। बोलो जी स्पष्ट है सबका? तो जब हम पी प्लस एन कहेंगे तो समझना क्या है? ए। बोलो, पी को हम लोग जेड कह सकते हैं, जितना रोल नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो पी की जगह जेड दे सकते हो। बताओ एन बराबर तो ए माइनस जेड कर सकते हो। मतलब हम लोग सीख गए, ऊपर से नीचे घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। जो इसको देख रहे हैं यही प्रोटॉन है, और जो देख रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो ऊपर से नीचे घटा लो, 40 में से 20 गया तो 20। क्लियर हो सब कोई? अब आपको क्वेश्चन दें तो हमें लगता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप लोग निकाल सकते हो। जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, हम लोग इसको बनाए। कार्बन 6 14, जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एकदम ये सब धाए धाए चलना है, अभी तो धीरे धीरे शुरू होगा। जल्दी बोल दीजिए, वेरी गुड। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 14 में से 6 गया तो 8। भारी लग रहा है? क्लियर है ना सब कोई? आपको ऊपर से नीचे घटा दिए तो न्यूट्रॉन, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अब हम लोग जल्दी से बताएंगे सोच करके, अगर आपको दे दे सोडियम 11 23 इलेक्ट्रॉन, बोलो 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, 23 में से 11 गया तो 12। क्लियर? जल्दी से बता दो, हाइड्रोजन एक एक निकालो अपने से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बोलो जल्दी क्या होगा? 1 1 0। और हम लोग एक बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं, पदार्थ किसी परमाणु के नाभिक में अवश्य होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। जल्दी बोलो, प्रोटॉन अवश्य होते हैं, क्योंकि बिना न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन एक मात्र तत्व है
जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? ये भी उल्टा पूछा। कौन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन। अच्छा एक हैवी भारी वाला दे दें, देखें आपको कितना सही बना। लिखो तो क्वेश्चन अभी दे रहे। एकदम हल्का क्वेश्चन है आपको, हम इसलिए चॉइस लिख दिए, मुझे मालूम है आप लोग सीख अच्छा गए हैं, अब उतारने में भी भार पड़ेगा आपको। उतारने में सीख जाने पर भार थोड़ा सा लगता है। अब केवल सुनिए और जल्दी से टिक लगाइए। अब जल्दी से आपको टिक लगा देना है। अब क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में, लिखते समय लग जाना चाहिए कि गलत बोलना नहीं है, बोलिए नहीं, लिख दीजिए और टिक मार दीजिए। मुझे मालूम है लिखने समय भार पड़ रहा होगा कि कितना अपनी भारी चीज निकाली। लिख दिए? चलिए मुझे मालूम है कि आप लोग कितना बढ़िया किधर जा रहे हैं। कभी कभी बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, बहुत। चलो कितने लोग 92 बनाया? 92। बड़ा कम लोग बनाए, बस इतना ही। अच्छा 143, तुम कितना बनाए? 92 बनाए। अभी घटाई का के लिए थी। कितने लोग 95 बनाया? नहीं। इनमें से कोई नहीं? अरे क्या सोचा था जी? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और कई नालायक लोग शुरू हो जाता है मारो 92, कई लोग घटा उठा। परीक्षा कंपटीशन है, एकदम मस्ती में देगा। सही आंसर इनमें से कोई नहीं, जीरो होना है। सुनेगा कई लड़के इतना परीक्षा में ध्यान देता है, वो तो मुस्कुराता है, वो हल्का पूछा है और ये नहीं देख रहा है आगे क्या लगा दिया। तुमको दाव पेच पूरा देगा, उसको समझना है। आगे दाव पेच दे दिया नाभिक में इलेक्ट्रॉन, और तुम क्या जानते हो? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में जीरो हो, और इसीलिए सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर एक और लिखिए, तब हम समझेंगे कि आप इसको सीखे हो। अब समझा? 92 में टिक लगा रहा था, सब क्रियाक्रम कर लिया। 235 घटाओ 92, बहुत चेक किया था हम, घटा के जान के मन मन अंदर पहले ही लिखे थे कि घटाओ वाला भी चेक कर। तो न्यूट्रॉन में ना जी, इलेक्ट्रॉन में घटाना क्या था? सीधा सीधा 92 होता कब? अगर नाभिक नहीं लिखता तब, लेकिन वो लिखेगा। अब तुम लोग परीक्षा में एकदम स्थिर से बैठे, जैसे ही सब क्वेश्चन देगा और नाभिक देगा तो मुस्कुराना कि बहुत लोग डूबा होगा, हम बच। समझ रहा है ना? उसमें मिजाज से तब निकलेगा। चलिए एक और देखते हैं कितने लोग सही बना पाते हैं। लिखिए लिखिए, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जेड, जेड किसके संख्या को कहते हैं? हाँ किसके संख्या को कहते हैं? जेड किसकी संख्या है? परमाणु संख्या जेड किसके संख्या को कहते हैं? लिखो ना, सब चॉइस पड़ेगा तब आज खुश होगा। तुम लोग को चार चॉइस नहीं देता है। परमाणु संख्या जेड किसकी संख्या को कहते हैं? नीचे लिखो चॉइस ए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। चॉइस बी, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सी, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। और डी बड़ा खतरनाक है, डी में लिखो ए और बी। पढ़ लो एक बार। चॉइस डी में है ए और बी दोनों, मतलब ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड दोनों। अब अभी लिखाए हैं उसको एक बार पढ़ो, चोरी कर सकते हो और सोच के अपने से बताओ। अरे जब ए बी दोनों हो गया तो आंसर डी बोलो, फिर दोनों क्यों हुआ? फिर तुम लोग तुरंत शुरू कर दिया। पढ़ो और थोड़ा सा चोरी करो। सी नंबर, अरे भारी नालायक भी है। चले कितने लोग ए बना रहे हो? हाथ उठाओ। ए ए छोड़ के बनाया। बी बना रहे हैं, बी, बी और कोई नहीं है जी। ये तो बड़ा खुश है कि हमारा वाला। सी बना रहे हैं, न्यूट्रॉन कैसे हो सकता है? और डी बना रहे हो, और बी दोनों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना मोटा गलती करता है। अच्छा जेड किसको कहते हैं? अभी तुमको समझाए थे, जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। था ना लिखा हुआ? तो सही आंसर डी होगा, तो लड्डू नंबर आएगा। डी नहीं होगा। किसकी संख्या को जेड कहते हैं? तो ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या को, क्योंकि प्रोटॉन अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन का कोई ठिकाना नहीं है कब ग्रहण त्याग होते रह जाए। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या है उसको जेड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो लॉस गेन दोनों हो सकता है। हम लोग यहाँ पे बात समझेंगे, ध्यान दो, जो समझाना चाह रहे हैं उसको सीखो, नहीं तो बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। सोडियम, आप जल्दी बता दो इसकी परमाणु संख्या। 11। वेरी गुड। इसका जेड कितने? 11। नॉर्मल केस में इसमें इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 11, लेकिन सोडियम चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 8 1। तो बताओ, जैसे ही एक प्लस दिए तो समझना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर, एक माइनस दिए तो एक ग्रहण कर ली। अब बता दो एक प्लस दिए तो ये तो खत्म हो
लड़के अभी हमको कह रहे थे इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुछ कह रहे थे प्रोटॉन की संख्या, आप कुछ कह दोनों हो। तो तुम देखो सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन जेड कौन वाला होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की दोनों, प्रोटॉन वो हमेशा फिक्स्ड होता है, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को जेड। बोलो क्लियर है सबका, बेसिक बात एकदम फिट रखेगा। अब यहां से आपको आएगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और पूरा वहां का सिस्टम कंप्लीट। कल एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग निकलेगा, क्लास कल को नहीं छोड़े, कल का क्लास से आपको तय हो जाएगा मोल कांसेप्ट वगैरह आप कितना अच्छा सीखने जा रहे हो हमारे साथ, और जिनका बेसिक ठीक है उनका